हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे रेत की मछली अध्याय 11। इसके पहले इसका सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग चाहें तो जाके सुन सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेत की मछली उपन्यास भाग 11। किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के झूठे निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उस धुंधले निशानों को देखकर वह कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन सब स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं है। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी भी सार्थक थे जब तक इनकी कहानी चलाए रखने की चाह बनी हुई थी, और अब और वह चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत में मुकदमे में अब होगा क्या? जो कुछ टूटा है उस पर कानून का एक मोहर लग जाएगी और बस। वकील ने कहा था कि सारे कागज़ सहेज कर रखना। यदि मुकदमे में ये काम आ जाए तो उससे होगा क्या? अब ये कागज़ सहे नहीं जाते। जब तक ये कागज़ रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही नहीं। अब और अधिक जलाने से अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को भी जला दूं, जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की छोटी सी अंगीठी में एक एक कर वे कागज़ मैंने जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का वह अर्थहीन कर्म लगातार जलता जा रहा है। उसमें शब्द है और वाक्य है, लेकिन इनके अलावा जो अर्थ है, जो इतिहास कथा है, वह उन कागज़ों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफ़ी लंबा है। चिन्हों का यह सिलसिला जैसे आहत बालू की गर्म दलदल में मुझे चुपचाप खसता छोड़कर इधर से कहीं से गुजरा हो तो इतिहास का अगला अध्याय बहुत लापरवाह पैरों से, जैसी मेरी नियति को अस्मृता वह इधर से गुजरती हुई दूर क्षितिज में खो गई हो, वह कहीं कहीं और उभर आए, उसके पद चिन्ह अब धीरे धीरे मिटती जा रही हो। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है अस्फुट पद चिन्हों का यह सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जो मुझे छूती है वहाँ सिर्फ कुछ निर्जीव निस्संग पत्र है, ऐसे पत्र जो कहते कुछ नहीं। यह सब ना किसी के होठ से कहा, ना किसी के कानों से सुना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किधर किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बेनो, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसी हूँ, गंभीर आहत समुद्र की भांति। समुद्र, रेत का गर्म धधकता हुआ समुद्र। अब यह उमड़ता अमैता व्याकुल ज्वार इन अतुर होठों से बंधकर सिमट गया। स्वाति के केवल एक बूंद सा टपकने को। कौन सी स्वाति की बूंद? वह जो घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन नीचे किसी सीपी के होठ से नहीं, सूखी सिकता से धधकते अंग में समा जाती है ना, इससे अधिक कुछ नहीं। रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपक कर अंतर की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बम्बई से खत आता है। खत में तो ही क्या, मेघदूत अगर यक्ष प्रिया के लिए सिर्फ एक मुट्ठी रेत लेता आए तो उससे क्या पढ़ा जाएगा? क्या लिखेंगे सौगन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़े ही चले गए। फिर भी मेरे मन
तन की मृग तृष्णा उसके लिए मोह के रूप ले, उसी की चिंता में डूबी रहती और इसी आशा में रहती कि पत्र तो अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज़ देकर पत्र दे गया। कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। मुंबई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी पर जाने लगा हूँ। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बातें हुई। एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर भरत का एक अभिनय मित्र शर्मा जी अपने एक कमरे में फ्लैट में ज़बरदस्ती ले जाने के आग्रह कर रहे थे। उनका नौकर खाना तथा अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, अन्यथा ये कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ तो 2-3 महीने यहीं रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास की कोई ऐसा अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देंगे, तुम चिंता मत करना। किताबों में प्रूफ पढ़कर बनारस भेज दिए या नहीं, मेरी तमाम डाक यहाँ के पते पर भेज दो। और विशेष बात तो लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अंतरंगता का एक शब्द नहीं, अंत का एक रेखा खींचकर लिख दिया गया था शोभन। किसका शोभन था? यह कौन सा शोभन था? क्या यह वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर से तारा देखा था? वह शोभन मुट्ठी में भरी रेत की तरह एक एक कण करके बाहर खिसक गया था। इसी समय माँ आ गई थी। मैंने उन्हें बता दिया था शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह से भरकर वह देर तक आशीर्वाद देती रही। उन्हें शायद पता भी नहीं था जिसके लिए वे आशीर्वाद दे रही थी वह अब उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो वह आशीर्वाद भी उसी तरह ठंडे हाथों लौटा देते जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा है। रोज की तरह उसके नाम आई हुई डाक रिटायरेट करने के बाद मैं उनकी किताबों की प्रूफ लेकर बैठती थी, लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे उस पंक्तियाँ ओझल हो जाती है। उन पंक्तियों के बजाय कुछ संवाद उभरने लग जाते थे, जिसमें से अधिकांश सीधे शोभन के संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं कहते? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते थे शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उसका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वह उत्तर, बेहद नर्म। शोभन का नीरस और विभक्त पंक्तियाँ जहाँ समाप्त हुई थी पत्र में, वहीं थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख रखे थे। वैसे शब्दों का मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में से भी कितनी व्याकुल चुभन हो सकती है, यह केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का रहस्य समझ में आ गया था। मीनल अत्यंत मुझे शायद अंतिम पराजय देकर बम्बई जा पहुंची थी। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का अब कोई उपाय नहीं बचा था। आसपास कहीं भी कोई ऐसा सामान दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी खोई दिशा मुझे वापस लौटा देता। 2 रोज बाद शोभन का एक पत्र आया, ठीक वैसा ही विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर से तुम्हारा रजिस्टर लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर हस्तखत करके भेज दिया। शनिवार के तीसरे पहर मीनल आप गई थी। मीनल वहाँ बीमार थी। उस पर इतने लंबे सफ़र की थकान भी थी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहें। सब व्यवस्थित होने पर लिखूँगा। 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना।
फिर वही रिश्ता जिसके अलावा कुछ मेरे हिस्से में नहीं है। मीनल के यहाँ पहुँचने जाने से मेरा मन इतना रोष में भर गया था कि उसी कागज़ पर लिखा उसका पत्र पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो 5:15 बजे हैं शाम के। इनके ऑफिस में बैठकर यहीं से कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका यहाँ का काम। बाप रे, हर मिनट कोई मिलने आता है। 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें करना, ऊपर से इतना काम। फिर यहाँ से इतना थकने के बाद घर जाते होंगे तो सूना कमरा उन्हें कितना कचोटता होगा। जब तक अकेली रहेंगे कचोटेगा। इनको अच्छी तरह समझा लिया है। बस यही है कि उन्हें अधिक दिन यहाँ नहीं छोड़ना है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज़ होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो भी तुम भी ऐसा ही करती। और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम होगी तो तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसा कलेजा तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ, कैसे कॉलेज तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें ताड़ करूँगी, वो भी ना हो सका। उतरी इसीलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता। यदि सफ़र चूर कर गया था वह तो यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली उससे सफ़र की थकान और बीमारी सब फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगे तुम्हारी। पत्र पढ़कर बेचैनी ही बेचैनी और कुछ नहीं। यहाँ पंख काटे पक्षी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ। इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ रह गया था। रेत में डूब गई हूँ। आँखों में, मुँह में, हाथों और पैरों की कन-कन में रेत समा गई थी। उनकी चुंबन की कहार उठने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। डाकिया और एक पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज पहुंच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे। तुम्हें तार से रुपए भेज दूंगा। असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट ना खुल सका था, नहीं तो अब तक रुपए भेज देता। दूसरे में आश्वासन था तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही चुकी होगी। उधर यह भी ख्याल था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है मीनल को काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वह तुम्हारे और तरु के पास होगी। असल में हुआ यह कि तुम्हें पिछले शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी, तब तक मीनल के आने के कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उनकी हालत जानने के लिए दो तार दिए थे कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो छुट्टी लेकर हवाई जहाज़ से पहुंच जाऊं। खैर दूसरे दिन मीनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतज़ार हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मीनल का हालत ऐसी ख़राब थी, उसी में हिम्मत थी कि जान हथेली पर रखकर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार, मंगलवार कैसे बीते हैं। हम तीनों पहर का खाना भी ना खा सके। मकान तुरंत हम लोगों ने इसीलिए भी तय किया कि तुम भी आ जाओ। सारा सामान तुरंत उठवाया। सेठ सेठानी और सब लोगों से कह दिया कि तुम आ रही हो। मंगल को तय होते ही तुम्हें तार दिया और मीनल ने तुम्हें पत्र लिखा। तुम्हारा भी तार आया और इतवार को पहुंच रही हो। मीनल ने अपनी छुट्टियां बढ़वाई जिससे कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रह सके। खैर जो हुआ सो हुआ। तुम नहीं आ सकी। अगर तुम मेरी जगह होती तो एकदम आकर मेरी मुसीबत में पड़ती। तब मालूम होता कि वक्त निकालकर जितना लिखता रहा वही बहुत है। अब 2 दिन में स्थिति सामान्य है। अब काम का बहाव सिमट गया और बिल्कुल फुर्सत है। आगे भी अब काम होता जाएगा। सेठ सेठानी अभी यहीं हैं। कल मुझे दोपहर खाने पर बुलाया है। अब 15 दिन बाद आओ। आने से पहले मैं तुम्हें लिख दूंगा क्या क्या लाना है। पूजा घर
के बाहर रेख रखा है, उसमें पुरानी फाइलों में अंग्रेजी में कुछ टाइप पांडुलिपियाँ पड़ी है, वह डॉक्टर भरत को दे देना। अच्छा सनी। चलो शोभन ने अंत में सने तो लिखा, प्यार नहीं तो सने से ही अपना संतोष कर लूँगी, वह भी बना रहे हैं मेरे भाग्य है। केवल रिक्तियाँ तो सने गनीमत है। फिर मीनल आज पहुँच जाएगी। केली क्रीड़ा से थकी क्लांत होगी, सो कुंतल ने उसकी सेवा टहल में स्वागत के लिए तैयार रखना चाहिए, नहीं तो शोभन से बदला निकलवा लेगी। मन ही मन सोच लिया कि बेबी के साथ अकेली तो मैं स्टेशन जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका फल जो भी होगा देखा जाएगा। दोपहर हो आई पर मीनल का कहीं पता निशान नहीं। शायद गाड़ी लेट हो या स्टेशन पर कोई स्वागत के लिए ना आया, ना देखी होगी, लौट गई हो। इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि डाकिया एक पत्र दे गया। लिखाई तो मीनल की थी। खोलकर देखा तो ये फरवरी की पहली तारीख के भी पहले का पत्र है, और इतने दिनों बाद आज कुछ बात रही होगी। खैर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो सुबह से 5 बजे हैं। सिर और कमर में बेहद दर्द है। पैरों के नसें भी मुड़े मुड़े बुरी तरह खींच रही है। इतना कष्टप्रद सफ़र मैंने आज तक नहीं किया है। यहाँ आ गई हूँ, फिर ये हैं, कल से एकदम ठीक हो जाऊँगी। मैं तो तुम्हें आते हुए साथ ले आती, पर यहाँ की स्थिति वही शर्मा जी के एक कमरे में मकान की थी। बड़ी मकान मिलते ही तुम्हें बुला लेंगे। इस एक कमरे में मैं और शोभन हैं। तुम्हारे और बच्ची के रहने की जगह कहाँ? मकान मिलते ही लिखेंगे। तुम्हारी मीनल। मेरे लिए और तरु के लिए जगह नहीं है। मेरे अपने ही घर की जगह नहीं है। मेरे अपने पति के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। एक दिन शोभन ने मुझसे कहा था, वे अपने घर की मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं अपना घर, अपने सर्वजनों का घर छोड़कर चली आई थी। अब उसी घर में मेरे लिए जगह भी नहीं थी और तरु के लिए भी नहीं थी। हताशा और बेचैनी से छटपटाती हुई मैं उस समय अपना सिर पटक कर चूर क्यों नहीं कर सकी थी। हाँ, मुझे ठीक याद है, खिचड़ी की चौखट पर एक हरी लेकिन डरावनी सांख मुझे एकटक घूर रही थी। मैं काँप गई। यह वही जंगली लतर थी जिसने धीरे धीरे करके फूल बगिया के सारे पौधे निगल लिए थे, और जब तक वह घर के चौखट के अंदर आ पहुंची थी, मेरे मुंह में अनजाने से एक चीख निकली थी और आंखों से अंधेरा छाता चला जा रहा था। इसी के साथ हमारा 11 चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले एपिसोड अध्याय 12 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।